हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं यूपीएसएससी एएनएम के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और आपके एग्जाम के लिए बचे हैं सिर्फ 3 डेज। तो हम अभी करते हैं क्विक रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक कौन सा है? सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ इज ऑप्शन दिए स्मोकिंग, हेरिडिटरी, एजुकेशन, इन्फेक्शन। तो सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ होता है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, बिहेवियरल डिटर्मिनेशन कौन सा है? ऑप्शन है पुअर्टी, एल्कोहल कंजप्शन, लिटरेसी या एयर पॉल्यूशन। तो बिहेवियरल डिटर्मिनेशन कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर आता है एल्कोहल कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पीएससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख। तो पीएससी जनसंख्या को कवर करता है टोटल 30,000। पीएससी जो है 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है एक पीएससी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीएससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन दिया 50,000, 80,000, 1,20,000 या फिर है 30,000। ठीक है, तो जो एक सीएससी जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? तो सीएससी कवर करता है 1,20,000 को पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक सीएससी के अंतर्गत कितने पीएससी आते हैं? ठीक है, तो एक सीएससी जो होता है वो कितने पीएससी के पॉपुलेशन को कवर करता है? तो एक सीएससी जो होता है वो टोटल 4 पीएससी को कवर करता है। ठीक है, क्योंकि सीएससी जो होता है कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? तो सीएससी जो होता है वो 1,20,000 पॉपुलेशन को वो कवर करता है। ठीक है ना? और जो पीएससी होता है वो 30,000 को पॉपुलेशन को वो कवर करता है। क्लियर है? तो 30 को डिवाइड करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आता है 4। तो एक सीएससी जो होता है वो 4 पीएससी को कवर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल हेडक्वार्टर कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, जिनेवा और पेरिस। तो डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आता है इसका जिनेवा। ठीक है ना? तो जो ग्लोबल हेडक्वार्टर क्या कहलाएगा? जिनेवा कहलाएगा। और डब्ल्यूएचओ का जो भारत का जो मुख्यालय है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूएचओ का भारत में मुख्यालय कहाँ पे है, तो डब्ल्यूएचओ का भारत में मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूनिसेफ का मुख्य कार्य किस पर है? ठीक है, तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य किस पर है? ऑप्शन दिया एल्डरी हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल, मेंटल इलनेस या फिर कैंसर कंट्रोल। तो यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? चाइल्ड सर्वाइवल के ऊपर होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के ऊपर किसके ऊपर कार्य करता है? ये चाइल्ड सर्वाइवल के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यूनिसेफ एंड चाइल्ड सर्वाइवल पैकेज क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया आईसीडीएस, गोबी, एफएफएफ या एमटीपी या एआरसीएस, है ना, एआरएसएच। तो यूनिसेफ का जो चाइल्ड सर्वाइवल जो पैकेज है वो क्या कहलाता है? गोबी एफएफएफ। ठीक है, यानी कि ग्रोथ, है ना, ग्रोथ कहलाता है। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहलाता है। बी मतलब होता है बी मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, एफ मतलब होता है फूड सप्लीमेंटेशन और एफ मतलब होता है फीमेल एजुकेशन और एफ मतलब होता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो यूनिसेफ का जो चाइल्ड सर्वाइवल पैकेज क्या कहलाता है? गोबी एफ यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फूड सप्लीमेंटेशन, फीमेल एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यूएनएफए किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो यूएनएफपीए किससे संबंधित है? यूएनएफपीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड होता है। ठीक है, वो किससे संबंधित कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दिया इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यूएनएफपीए जो होता है वो किससे संबंधित होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एएनएम का कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ऑप्शन है गिव ड्रग इंडिपेंडेंटली, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, टेक डिसीजन ऑफ फॉर पेशेंट या इग्नोर कंसेंट। ठीक है, तो एएनएम का जो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहलाता है कि पेशेंट ये जो एएनएम होती है, ठीक है, इसका कोड ऑफ एथिक्स इसके मेंटेन करना है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को। ठीक है, पेशेंट कोई भी पेशेंट अगर अपना बात बताता है तो उसको क्या करना है? मेंटेन करना है। ठीक है, किसी और के पास शेयर नहीं करना है। यही क्या कहलाता है? कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। काउंसलिंग में काउंसलर क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन है डिसीजन खुद लेता है, गाइडेंस देता है, पेशेंट को फोर्स करता है या फिर या इग्नोर करता है। ठीक है, तो काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है पेशेंट को क्या करता है? गाइडेंस देता है। क्या करता है? पेशेंट क्या करता है? गाइडेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। काउंसलर की भूमिका क्या है? तो काउंसलर क्या करता है? पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देता है, उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और डिसीजन को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑल ऑफ यू जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर आता है प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
प्रोटेक्टिव फीड जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्टिव जो फूड होता है वो एनर्जी देता है, मसल्स बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है या वाटर देता है? तो जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वो क्या देता है? तो प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है प्रोटेक्टिव फूड? वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शरीर द्वारा बनाया गया अमीनो एसिड क्या कहलाता है? ठीक है, जो जो शरीर खुद अमीनो एसिड बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो शरीर द्वारा बनाया गया जो अमीनो एसिड होता है उसे कहता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो शरीर क्या बोलते हैं, जो शरीर में खुद क्या जो शरीर को अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड लेना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, जो शरीर अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि लाइसिन वगैरह हो गए, है ना। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि शरीर को खुद बनाता है, इसे क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट के असंतुलन में होने वाली अवस्था, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशन के असंतुलन होने की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स लेने पर भी क्या होता है? शरीर में इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या अर्थ है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन दिया है मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस फार्मूला, ओनली मदर मिल्क या मिल्क प्लस फूड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए जुलाई में, 1 से 7 अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? तो ब्रेस्ट फीडिंग को कब मनाया जाता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग को मनाया जाता है वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ब्रेस्ट फीडिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला दूध को क्या कहते हैं? तो जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम किसे बोलेंगे? कोलेस्ट्रम यानी कि जन्म के जो पहले जो 2 से 3 दिन जो निकलता है, जैसे गाढ़ा दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, और ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है 2 से 3 दिन का क्या निकलता है? 2 दिन का 2 से 3 दिन ट्रांजिशनल मिल्क निकलता है। ठीक है, और 3 दिन से लेके, है ना, 10 से 14 दिन तक जो दूध निकलता है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल मिल्क कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मेच्योर मिल्क निकलता है। उसके बाद कौन मेच्योर मिल्क निकलता है? वो 2 हफ्ते का रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या निकलता है? फोर मिल्क निकलता है, जो दूध पिलाने के समय के आधार पर, यानी कि बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक उसे क्या बोलेंगे? फोर मिल्क भर जाते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिशनल जो मेच्योर मिल्क होता है वो 2 हफ्ते बाद निकलता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? तो कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला जो दूध होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का एंगल कितना होता है? 15 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल में लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आता है 45 एंगल में से लगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वोमिटिंग रुकने वाली दवा कौन सी है? एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक। तो वोमिटिंग रखने वाली जो दवा होती है वो होती है एंटी एमेटिक होती है। ठीक है, आंसर नंबर बी जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यूरिन वाली बढ़ाने वाली दवा कौन सी है? ऑप्शन दिए एंटीबायोटिक, ड्यूरेटिक, सेडेटिव, एंटासिड। तो यूरिन जो बढ़ाने वाली दवा उसको क्या बोलते हैं? आंसर नंबर बी ड्यूरेटिक्स कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फीवर में दी जाने वाली दवा कौन सी? सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर आता है पैरासिटामोल, यानी कि एंटीपायरेटिक है। फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है। कौन सा फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिया सेव लाइफ, प्रिवेंट इंजुरी, प्रोमोट रिकवरी या प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब कि ट्रीटमेंट को और बढ़ाना। तो फर्स्ट एड का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इज नॉट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इल्बो नी में कौन सी बैंडेज बांधी जाती है? ठीक है, इल्बो और नी में अगर कुछ फ्रैक्चर टाइप का हो गया तो इसमें कौन सी बैंडेज बांधी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आता है सर्फिट फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ठीक है, तो इल्बो और नी में जो बैंडेज बांधा जाता है वो 8 आकार का होता है। कैसे होता है? 8 आकार का होता है। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधे जाते हैं ताकि वो मूवमेंट करने में भी हेल्प करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो घाव होता है, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो घाव होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे अब्रेशन बोलते हैं, क्या लेसरेशन बोलते हैं, कि इंसाइज्ड वुंड बोलते हैं या कंट्यूजन बोलते हैं? तो शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो घाव होता है इसे बोलते हैं इंसाइज्ड वुंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? आंसर नंबर सी, इंसिस्ड वुंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो घाव हो जाता है उसे बोलते हैं इंसिस्ड वुंड बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सेफ डिलीवरी में जो क्लींस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो सेफ डिलीवरी में जो क्लींस होते हैं, ऑप्शन दिया 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो सेफ डिलीवरी में जो क्लींस होते हैं वो कितने होते हैं? 7 क्लींस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्लीन ब्लेड और कॉर्ड टाई
किससे बचाता है? ऑप्शन दिया डायरिया, निमोनिया, टिटनेस, मीजल्स। तो क्लीन ब्लेड और जो कॉर्ड टाई है किससे बचाता है? टिटनेस से बचाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 30 तरफ। कैपुट सक्सीडम की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया डज नॉट क्रॉस सुचर, क्रॉस सुचर लाइन, नीड सर्जरी या अपीयर्स लेट। तो जो कैपुट सक्सीडम होता है वो क्या करता है? सुचर लाइन को क्या करता है? ये सुचर लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है ना? तो कैपुट सक्सीडम में क्या होता है? जो कैपुट सक्सीडम होता है वो सुचर लाइन को क्या करता है? वो क्रॉस करता है। कैपुट सक्सेशन मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर के बाद उसका जो हेड में होता है ना, वो क्या होता है? कैपुट भर जाता है, कैपुट बन जाता है, ठीक है, वो अपने आप ही क्या होता है? वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कैपुट जो सक्सेशन होता है वो क्या करता है? सूचस लाइन को क्या करता है? वो क्रॉस कर देता है, क्रॉस सूचस लाइन होता है। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। सेपुलोहेमेटोमा इज स्वेलिंग। तो सेपुलोहेमेटोमा का मतलब क्या होता है? सेपुलोहेमेटोमा में क्या होता है? क्रॉस सूचर लाइन को क्रॉस करता है या डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन, इन्फेक्शन में या ब्रथ के बाद नहीं। ठीक है, तो सेफलोहेमेटोमा का मतलब होता है क्या होता है? ये क्या करता है? सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्या होता है? ये हड्डियों में होता है। ठीक है ना? तो जो कहाँ बन जाता है? तो जो हिमेटोमा है, ठीक है, वो हड्डियों में ही रहता है। ठीक है, उसको क्या करता है? उसको क्रॉस नहीं करता। वहीं पे क्या होता है? वहीं पे भर जाता है ना? भरने के बाद क्या करता है? वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वही अपने आप रिलीज भी हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सेपुलोहेमाटोमा में जो स्वेलिंग होती है वो डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन, वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन। ठीक है, और जो सेपुलोसेरम होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का कारण क्या है? ऑप्शन दिया इन्फेक्शन, लिवर इमेच्योरिटी, बर्थ इंजुरी या फिर दिया है ब्लड लॉस। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो किसके कारण होता है? जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो लीवर की इमेच्योरिटी की वजह से होता है। क्लियर है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? लीवर के इमेच्योरिटी की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। ऑप्शन दिया ट्रॉमा, रिटेन प्लेसेंटा, यूट्राइन अटोनिया, इन्फेक्शन। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है यूबीपीएच का, वो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? यूट्राइन अटोनी। ठीक है, यानी कि अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पेशेंट को क्या होगी? हैवी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो हमें पेशेंट को क्या करना है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमें क्या देते हैं? पेशेंट को थर्ड लाइन मेडिसिन होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन जो होता है, ठीक है ना, थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट का जो लेबर का जो देते हैं, हम क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन। तो यूट्राइन अटोनी को क्या करना है? हमें जो यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हमें क्या करना है? उससे कॉन्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन क्या कॉज क्या है पीपीएच का? तो मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्राइन अटोनी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34। सॉफ्ट बुगी यूट्रस क्या दर्शाता है? ठीक है, तो सॉफ्ट जो बुगी यूट्रस होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन दी इन्फेक्शन, यूट्राइन अटोनी, टीयर या इन्वर्जन। तो सॉफ्ट जो बुगी यूट्रस है वो क्या कहलाएगा? यूट्रस अटोनी कहलाएगा। ठीक है, हाँ, यूट्रस अटोनी में क्या होगा? यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसका जो उसका यूट्रस है वो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा, फ्लपी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। रिटेंट प्लेसेंटा की क्या परिभाषा है? रिटेंट प्लेसेंटा मतलब क्या समझे? रिटेंट प्लेसेंटा मतलब, रिटेंट प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, डिलीवरी के प्लेसेंटा का आउट ना होना, ठीक है, कुछ पार्ट उसमें रह जाना, वो क्या कहलाता है? रिटेंट प्लेसेंटा कहलाता है। तो ऑप्शन दिया 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर। तो जो डिलीवरी के बाद जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, तो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा होता है कि 30 मिनट के बाद अगर बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिटेड प्लेसेंटा बोलेंगे। तो रिटेड प्लेसेंटा की परिभाषा क्या है? इसका करेक्ट आंसर आता है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। लोकिया रुब्रा कितने दिनों का होता है? ठीक है, लोकिया रुब्रा 1 से 2 दिन का होता है, 3 to 4 डेज का होता है, 7 to 10 डेज का होता है या 14 डेज का होता है। तो लोकिया जो रुब्रा होता है ना, कितने दिन का होता है? ये भी 3 to 4 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? ये 3 to 4 डेज का होता है ना। लोकिया के 3 टाइप के होते हैं, लोकिया लुब्रा, लोकिया अल्बा, लोकिया सिरोसा होता है। ठीक है, तो उसमें जो लोकिया रुब्रा होता है वो कितने दिनों का होता है? 3 to 4 डेज का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 वीक पर फंडालाइट कितना होता है? तो 36 वीक पे जो ऑप्शन दिया अम्लाइकल, जेपिस्टिनम, बिलो अम्लाइकस या पीबी सिम्पेसिस। तो 36 वीक में जो फंडल हाइट होता है वो कितना होता है? तो 36 वीक में जो फंडल हाइट होता है वो जिपिस्टिनम तक होता है। कितना होता है? कहाँ तक होता है? जिपिस्टिनम तक होता है। ठीक है ना, कितना होता है? कहाँ? तो 36 वीक पर जो फंडल हाइट होता है वो जिपिस्टिनम तक पहुँचता है। ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जेस्टेशनल डायबिटीज में जो फीटस होता है वो कैसा होता है? अगर किसी मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है, उसका बच्चा कैसा रहेगा? उसका फीटस कैसा रहेगा? क्या फीटस का वजन लो वेट रहेगा, हाई बर्थ वेट रहेगा, नो इफेक्ट करेगा, आईवीजीआर होगा? ठीक है, तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज में जो उसका जो फीटस रहेगा वो हाई बर्थ वेट रहेगा। कैसे रहेगा? उसका हाई
हाई बर्थ रेट रहेगा, ठीक है। बच्चा जो रहेगा वो मैक्रोसोमिया यानी कि बच्चा बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, स्कूल हेल्थ सर्विस का भाग नहीं है। स्कूल हेल्थ सर्विस का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन दिया है हेल्थ अप्राइजल, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज प्रिवेंटेशन या रिप्रोडक्टिव सर्विस। तो हेल्थ एजुकेशन का जो स्कूल हेल्थ सर्विस का कौन सा भाग नहीं है? रिप्रोडक्टिव जो है उसका भाग नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा भाग होता है? कौन कौन सा भाग होता है स्कूल हेल्थ सर्विस का? हेल्थ अप्राइजल, हेल्थ का एजुकेशन देना और डिजीज को उससे प्रिवेंट करना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सर्विस का भाग नहीं है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या होता है? आईसीडीएस है, मिड डे मील प्रोग्राम है, टीपीएन है, ठीक है। तो या फिर थेरेप्यूटिक डाइट है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या चलता है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में चलाया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। बच्चों को जो दोपहर का खाना जो बोलते हैं ना, बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम देना, ठीक है ना। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या चलाया जाता है? मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सीएचओ कहाँ कार्य करती है? तो सीएचओ जो है ऑप्शन दिया है पीएससी, सीएससी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो सीएचओ मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होती है वो कहाँ काम करती है? तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होती है वो हेल्थ और वेलनेस सेंटर में काम करती है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर। तो सबको पता है कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? 6 मंथ की होती है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। प्राइमरी प्रिवेंटेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अर्ली डायग्नोसिस, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिजीज प्रिवेंटिव, रिहैबिलिटेशन। तो प्राइमरी प्रिवेंटेशन का क्या उद्देश्य है? प्राइमरी प्रिवेंटेशन का उद्देश्य है कि डिजीज को प्रिवेंट करना, डिजीज को होने से पहले ही क्या करना? उसे रोक देना, ठीक है। प्राइम प्रिवेंटेशन का उद्देश्य होता है डिजीज को प्रिवेंट करने, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सेकेंडरी प्रिवेंटेशन में शामिल क्या होता है? क्या इम्यूनाइजेशन होता है, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन होता है या फिर हेल्थ एजुकेशन होता है? तो सेकेंडरी प्रिवेंटेशन का मतलब क्या समझे आपने? कि अर्ली से क्या करना है? डायग्नोस करना और इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 44 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अटैक रेट का उपयोग कहाँ होता है? अटैक रेट का उपयोग क्या क्रोनिक डिजीज के लिए होता है, आउटब्रेक के लिए होता है, मोर्टालिटी के लिए होता है या डिसेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो अटैक रेट का उपयोग होता है आउटब्रेक के लिए। अटैक रेट का कहाँ उपयोग किया जाता है? अटैक रेट जो आउटब्रेक है उसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अटैक रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर नंबर बी जो कि करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एंडेमिक डिजीज का क्या समझिए आप? एंडेमिक जो 3 टाइप के डिजीज होते हैं ना, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ठीक है। तो जो एंडेमिक होता है इसका मतलब आप क्या समझिए? एंडेमिक मतलब क्या होता है? एंडेमिक डिजीज का क्या अर्थ होता है? इसका डिजीज मतलब होता है कंस्टेंट प्रेजेंट रहना। जैसे कि किसी जगह अगर मलेरिया के केस आ रहे हैं, ठीक है, तो मलेरिया केस उस जगह पे प्रेजेंस रहना, है ना। कभी पानी भर गया तो वहाँ मलेरिया का केस रहना, ठीक है। तो जो मलेरिया का केस है वो क्या कहलाएगा? एंडेमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? एंडेमिक, ठीक है। यानी कि कंस्टेंट क्या रहता है वहाँ पे? प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको? महामारी। जैसे कि कोरोना आया था, ठीक है। तो कोरोना क्या है? एक महामारी डिजीज है, ठीक है ना। जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय जो फैलती रहती है, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल रही है, वो क्या है? महामारी है, ठीक है। उसके बाद होता है एपिडेमिक, ठीक है। और एपिडेमिक मतलब होता है किसी गांव में ना अचानक से कोई केस बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। मतलब किसी क्षेत्र में किसी भी निश्चित समय पर रोग के मामलों का सामान्य से अधिक आ जाना। जैसे कि किसी गांव में अगर अचानक कोलेरा के बहुत सारे केस आ गए, ठीक है। जैसे कि अभी इंदौर में अभी ये नया आया ना कि बच्चे लोग को पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं ना। कुछ बहुत मतलब पानी में इन्फेक्शन आ गया करके। तो उन्हीं क्या कहलाएंगे? वो एपिडेमिक। मतलब अचानक से किसी केस का वृद्धि हो जाना, ठीक है। किसी शहर में, है ना, 1 महीने में डेंगू के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, या मिजल्स के आउटब्रेक हो गया, ये क्या कहलाएगा? एपिडेमिक कहलाएगा, क्लियर है। और इंडेमिक मतलब कि कंसिस्ट यहाँ पे प्रेजेंस रहना, जैसे कि वहाँ पे मलेरिया का केस हमेशा प्रेजेंस रहना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इंडेमिक कहलाएगा। और जो पेंडेमिक होता है क्या कहलाएगा? महामारी कहलाता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47, हेल्थ इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया ट्रीटमेंट, मेजर्स हेल्थ, एजुकेशन या फंडिंग। तो हेल्थ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? हेल्थ का इंडिकेटर मतलब मेजर करना उसकी हेल्थ के स्टेटस को, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर का मतलब क्या है? कि उसके हेल्थ के स्टेटस को मेजर करना, क्लियर है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 48, वायरल स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी वायरल स्टैटिस्टिक? क्या डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, हेल्थ प्लानिंग के जरूरी है, मेडिसिन चॉइस के लिए जरूरी है, या फिर क्योर की जरूरी है, ठीक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक का मतलब होता है हेल्थ की प्लानिंग के लिए, ठीक है। कौन कौन सा वाइटल स्टैटिस्टिक में आता है? जन्म, मृत्यु, मैरिज, ठीक है। तो जो वाइटल स्टैटिस्टिक क्यों जरूरी होता है? हेल्थ की प्लानिंग करने के लिए जरूरी होता है, यानी कि आंसर नंबर बी जो कि करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो मेंस्ट्रुअल पैड जो होता है वो कितने घंटे बदलना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? 4 घंटे में इसको बदलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 49 का आंसर क्या आता है कि मेंस्ट्रुअल पैड को कितने घंटे बदलना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आता है
हर 4 घंटे में, ठीक है? उसके बाद है सिरिंज में जो नीडल कहाँ लगती है? ये जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में भी, ये है सिरिंज, ठीक है ना? सिरिंज है ना? और ये क्या कहलाता है? हब यानी कि नोज़ल जो होता है, ये है सिरिंज। तो सिरिंज जो है, वो जो मतलब जो नीडल है ना? नीडल सिरिंज में कहाँ लगाई जाती है? तो नीडल जो सिरिंज में लगाई जाती है, वो कहाँ लगाती है? हब यानी कि नोज़ल में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है उससे? नोज़ल में लगाई जाती है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, ये थे क्विक 50 क्वेश्चन के रिवीजन। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, बट ओनली 50 क्वेश्चन को आपने रिवीजन किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं मैंने उनमें से सारे क्वेश्चन को निकाल के 50 नंबर का क्वेश्चन बनाया है, 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। क्विक रिवीजन है, एग्जाम के लिए मात्र अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक, बहुत हेल्प मिलेगी।